नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस पर चर्चा है। चर्चा की शुरुआत आज एक बहुत जबरदस्त सियासत की शख्सियत, जी हां, शरद पवार। 85 वर्ष के शरद पवार आज भी भारतीय राजनीति में अनुभव, संतुलन और रणनीति का जीवंत प्रतीक है। 6 दशकों से अधिक के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने राज्य और केंद्र दोनों ही स्तरों पर निर्णायक भूमिका निभाई। उनका राजनीतिक कैरियर 1967 में बारामती से विधायक बनने के साथ शुरू हुआ, जहां उनकी संगठन क्षमता ने युवा उम्र में ही उन्हें महाराष्ट्र का उभरता नेता बना दिया। शुरुआती वर्षों से ही वे सत्ता समीकरण समझने वाले नेता माने गए। 1978 में सिर्फ 38 वर्ष की उम्र में वे पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। इसके बाद 3 और बार मुख्यमंत्री पद संभालकर वे राज्य की राजनीति के स्थायी चेहरों में शामिल हो गए। रक्षा, उपभोक्ता, खाद्य और विशेषकर कृषि मंत्रालय में भी उनका कार्यकाल बेहद प्रभावशाली माना जाता है। कृषि क्षेत्र के कई बड़े नीतिगत निर्णय केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर, जैसे उत्पादन बढ़ाना, किसानों के बाजार संबंध सुधार, उनके नाम दर्ज है। कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार ने 1999 में एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नींव डाली, उसे महाराष्ट्र की निर्णायक राजनीतिक ताकत बनाया। पार्टी की वैचारिक स्थिति, कैडर निर्माण और चुनावी रणनीति में उनका योगदान बेहद अहम है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार गठबंधन राजनीति में पवार की पकड़ इतनी गहरी है कि कई बार असंभव समझे जाने वाले समीकरण वे साध लेते हैं। 2019 में महाराष्ट्र में सरकार गठन के दौरान उनकी रणनीति इसका ताजा उदाहरण है। लंबे कैरियर में वे कई बार विवादों से घिरे, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल सोच, धरातली समझ और संकट प्रबंधन ने हमेशा प्रासंगिक बनाए रखा। पवार को विपक्ष और सत्ता दोनों तरफ समान सम्मान मिलता है और यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है। 85 की उम्र में भी शरद पवार जी सक्रिय राजनीति में उसी जोश के साथ काम करते हैं जैसा वह 30-40 साल पहले करते थे। निरंतर मीटिंग, सटीक वक्तव्य और तेज राजनीतिक गणित आज भी भारतीय राजनीति का उन्हें मौसम विज्ञानी बताता है, बनाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बस्तर छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा वक्त प्रभावित नक्सली क्षेत्र रहा है, जहां दशकों से हिंसा, पेट्रोलिंग और सुरक्षा चुनौतियां थी। वर्तमान में नक्सलवाद का दंश बेहद कमजोर पड़ा है और बस्तर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर संभागीय ओलंपिक का शुभारंभ किया, जो ग्रामीण युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा और शांति के संदेश फैलाने की कोशिश है। इसका आयोजन स्थानीय खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने की दिशा में है। साय ने कहा कि नक्सलवाद के दंश से बस्तर को मुक्ति मिलना तय है। यह बयान स्थानीय प्रशासन की नीति का संकेत देता है, जिसमें सुरक्षा, विकास, सामुदायिक सहभागिता को जोड़कर निरंतर प्रयास हो रहे हैं। बस्तर ओलंपिक का उद्देश्य केवल खेल नहीं, बल्कि युवाओं में सक्रिय भागीदारी, आत्मविश्वास और एकता बढ़ाना है। खेल के जरिए सामाजिक सद्भाव को मजबूत करना प्रशासन की रणनीति है। समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के शामिल होने का जिक्र दर्शाता है कि केंद्र सरकार भी बस्तर की सुरक्षा और विकास प्रक्रिया को प्राथमिकता दे रही है। इस कार्यक्रम में विश्व ओलंपिक में गोल्ड विजेता को 3 करोड़, सिल्वर ब्रांच विजेताओं को भी आर्थिक सम्मान देने की घोषणा ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का सकारात्मक संकेत दिया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि बस्तर में आत्मनिर्भर ग्रामीणों की संख्या बढ़ रही है और स्थानीय नेतृत्व द्वारा कार्यक्रमों में भागीदारी राज्य के विकास में विश्वास को मजबूत करती है। नक्सली हिंसा के आंकड़ों में 2017 के बाद से प्रमुख नक्सली हमलों में कमी दर्ज की गई है और सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज हुई। इससे बस्तर में स्थिरता और निवेश आधारित विकास के अवसर उभर रहे हैं। कल इस मौके पर हमारी सुपर लेडी बॉक्सर मैरी कॉम भी मौजूद थी और उन्होंने भी इस कार्य की बेहद सराहना की। आगे बढ़ते हैं। देश भर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही ठगी बहुत तेजी से बढ़ रही है। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में बताया कि साइबर ठग अब पुलिस अफसर बनकर वीडियो कॉल करते हैं, काल में वर्दी पहनकर नजर आते हैं, अपना फर्जी आईटी दिखाते हैं और कहते हैं कि आपके नाम से कोई बड़ा अपराध दर्ज है। फिर डरा कर लोगों से कहते हैं कि मामला शांत कराने के लिए तुरंत पैसे ट्रांसफर करो। कई लोग घबरा जाते हैं और अपनी जिंदगी भर की कमाई कुछ ही मिनटों में इन्हें भेज देते हैं।
सांसद बृजमोहन ने बताया कि ऐसे ठग सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी की ज्यादा जानकारी नहीं होती। कई लोग अपनी बचत, रिटायरमेंट का पैसा, फिक्स डिपॉजिट तक ठगों को भेज चुके हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही पिछले 3 सालों में 40 से ज्यादा बड़े मामले सामने आए हैं और करीब 32 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। देश भर में यह आंकड़ा 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच चुका है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बड़ी रकम ट्रांसफर होने पर बैंक कम से कम 24 घंटे के लिए 50% रकम रोक दे। इससे अगर कोई ठगी हो जाए तो भी पैसा बचाने का मौका मिल सकता है। सुझाव दिया उन्होंने कहा कि डिजिटल ठगी जिस तेज रफ्तार से बढ़ रही है, उसी तरह सरकार को सुरक्षा इंतजाम भी मजबूत करने होंगे। छत्तीसगढ़ में हाल ही में काफी लोग इस जाल में फंसे। छात्र, व्यापारी, बुजुर्ग, महिला, लगभग हर वर्ग के लोग। पुलिस और साइबर सेल अब तक 35 से ज्यादा ठगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये लोग खुद को सीबीआई, पुलिस या दूसरे एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को फर्जी केस में फंसाने का डर दिखाते हैं और पैसा निकलवाते हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि अगर कभी ऐसी कॉल आए तो डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें, किसी लिंक पर क्लिक ना करें, कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अगर ठगी हो जाए तो तुरंत 1930 नंबर पर शिकायत करें। जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, पैसा वापस मिलने की संभावना बढ़ती है। साथ ही सबूत संभाल कर रखें और जरूरत पड़े तो साइबर क्राइम की वेबसाइट पर भी रिपोर्ट करें। आगे बढ़ते हैं। थलाइवा, जी हाँ, सुपरस्टार, हिंदुस्तान के बेहद बड़े स्टार, दक्षिण के स्टार रजनीकांत आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें ढेरों बधाइयां मिल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर एक खास पोस्ट करके रजनीकांत को शुभकामनाएं दी है। मोदी जी ने लिखा है कि रजनीकांत के अभिनय ने हर पीढ़ी को प्रभावित किया। उनकी फिल्मों ने हमेशा लोगों का दिल जीता है। रजनीकांत हर तरह के रोल में फिट बैठते हैं और हर जानर में उन्होंने अपना अलग ही मुकाम बनाया है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि साल रजनीकांत के लिए खास रहा क्योंकि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 50 साल पूरे किए हैं। मोदी जी ने रजनीकांत के लंबे और अच्छे सेहत की दुआ की। रजनीकांत का यह साल वाकई खास है। 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड लेते वक्त रजनीकांत काफ़ी भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें 100 बार भी जन्म लेने का मौका मिला तो वो हर बार अभिनेता बनना चाहेंगे। दर्शकों ने इतना प्यार और सम्मान दिया है। आज भी फिल्मों में ज़बरदस्त कमान रखते हैं। उनकी फिल्में अक्सर 800 से 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह एक फिल्म के लिए करीब 200 करोड़ रुपए फीस लेते हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं। बस कंडक्टर के तौर पर, जी हाँ, अपना जीवन शुरू करने वाले रजनीकांत आज लग्जरी घर, महंगी कारों और करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रजनीकांत ने अपने कैरियर की शुरुआत विलेन के रोल से की। 1975 में आई तमिल फिल्म अपुररागंगल में उनका रोल छोटा था, लेकिन उनकी एक्टिंग लोगों को याद रह गई। उसके बाद 70 और 80 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में नेगेटिव रोल लिया किया। उनकी अनोखी स्टाइल और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने धीरे धीरे उन्हें लीड हीरो के रूप में बड़ा स्टार बना दिया। हिंदी फिल्मों के साथ साथ पूरे भारतीय दक्षिण की सभी भाषाओं में उनकी फिल्मों ने लगातार रिकॉर्ड बनाए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज रजनीकांत एक लिविंग लीजेंड है। डीए न्यूज़ एमडी अरुण भद्र और मैं शकील साजिद उनके जन्मदिन पर उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक और जन्मदिन की चर्चा, जी हाँ, पहले राजनीति, फिल्म, अब खेल की दुनिया। युवराज सिंह, टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर और 2011 के वर्ल्ड कप के हीरो युवराज सिंह आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। जब जब भारतीय क्रिकेट की बात होती है, युवराज का नाम अपने आप आ जाता है। उनकी तूफानी बल्लेबाजी, ज़बरदस्त गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग आज भी लोग याद करते हैं। मैदान पर उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए जिन्हें कई खिलाड़ी तोड़ नहीं पाए। इनमें से एक रिकॉर्ड तो ऐसा है जिसे तोड़ना एक ओवर में 6 छक्के लगाने से भी ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। 2007 के पहले T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में लगातार 6 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया था। ये वो पल था जिसने दुनिया को बता दिया कि युवराज सिंह का बल्ला जब बोलता है तो गेंदबाज कहीं नहीं टिकते। लेकिन ये उनका सबसे मुश्किल रिकॉर्ड नहीं है। असली मुश्किल रिकॉर्ड आईपीएल में बना था। 2009 के आईपीएल में युवराज ने एक ऐसा कमाल किया जो आज तक कोई दोहरा नहीं सका। उन्होंने एक ही सीजन में 2-2 हैट्रिक ले डाली।
पहले आरसीबी के खिलाफ, दूसरा डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ। आईपीएल की पूरी हिस्ट्री में 2 बार कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं कर पाया है। यही वो रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना एक ओवर में 6 चक्कर लगाने से ज़्यादा कठिन माना जाता है। युवराज ने बल्लेबाजी में कमाल के नंबर 5 पर खेलते हुए उन्होंने 7 अंतर्राष्ट्रीय सेंचुरी लगाई, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। अपने कैरियर में उन्होंने कुल 17 शतक बनाए और कई बार निचले क्रम में आकर मैच पलट दिया। 2011 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने अपना कैरियर ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट लिए और नाबाद 50 मारी। ऐसा करने वाले वर्ल्ड कप इतिहास के पहले खिलाड़ी बने। पूरे टूर्नामेंट में वे बल्ले और गेंद दोनों से चमके और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। युवराज ने 2000 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी भारत का खिताब दिलाया था और यहाँ भी प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। 11 साल बाद उन्होंने यही कमाल सीनियर टीम के साथ दोहराया और भारत को 28 साल बाद 1983 के बाद वनडे वर्ल्ड कप जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। इसी के साथ वो दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्हें अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप दोनों में प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला। एक दौर ऐसा भी आया जब युवराज सिंह कैंसर के शिकार हो गए, लेकिन मानना पड़ेगी उनके जज्बे को, उनके यानी जद्दोजहद को, कि वो उससे भी लड़कर बाहर आ गए। और आज एक और ख़ास बात है, अपने 44वें जन्मदिन पे वो एफएम से जुड़ रहे हैं, जो भास्कर का यानी डिजिटल मीडिया है, जिसमें बहुत सारे मनोरंजक रोमांचक कार्यक्रम देखते हैं, उससे जुड़ रहे हैं। तो हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। एमडी अरुण भद्रा, शकील साजिद की ओर से, डीए न्यूज़ प्लस की ओर से। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।